नमस्कार साथियों, आज फिर देश की बात के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। जैसा आप जानते हैं कि बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो हम हर बार एक ऐसे विद्वान साथी को बुलाते हैं जो बहुत समझदार है और हमें बहुत काम की बातें बता सके। आज हमारे बीच हैं गांधीवादी विचारक अनिल त्रिवेदी जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार जी। जब ऊंच नीच का कूड़ा झटक कर समानता की चादर तनती है, जब पक्षपात के कंटक निकालकर सामूहिक सद्भावना के खंभ करते हैं, जब वर्ग जाति और संप्रदाय का बंधन तोड़कर मानवता की रस्सी परस्पर विश्वास के खूंटे से बनती है, तब जो आशियाना खड़ा होता है उसके द्वार पर एकता मुस्कुराकर स्वागत करती है। लेकिन कई सालों से बड़ा मुश्किल था कि ये जो एकता है, ये एकता कहीं न कहीं कम होती जा रही थी, खोती जा रही थी। और ऐसे में कोरोना आया और इस कोविड-19 ने हमें समझा दिया कि यदि एक ना होंगे तो काम नहीं चलेगा। मेरा तेरा, इसका उसका, ऊंचा नीचा करते रहेंगे तो आगे फिर मुश्किलें आएंगी। और अब इस पैंडेमिक के दौरान भी ये ना सीखें कि मानवता ही अमूल्य है, मानवता ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी भी ना सीखे तो कब सीखेंगे? सीख जाइए, क्योंकि नहीं तो प्रकृति का अपना तरीका है सिखाने का। बहुत दिन हुए जब निदा फाजली साहब ये कहते थे कि कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। लेकिन पिछले 1 साल ने हमें सिखा दिया है कि यदि इंसान नहीं बने तो काम नहीं चलेगा। और इसी पे आज बात करेंगे हम माननीय अनिल त्रिवेदी जी से कि विशेषण से नहीं, मानवता से ही जीतेंगे। अनिल त्रिवेदी जी, जो कि जाने माने गांधीवादी विचारक हैं, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नर्मदा आंदोलन जैसे कई आंदोलनों से आप जुड़े रहे हैं और आपके पिता मध्य भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और आज भी आप गांधीवादी विचारक होने के साथ ही गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हैं और उनका ही सादा जीवन उच्च विचार की बात को हम आपके साथ हमेशा देखते हैं। अनिल जी, जैसे आप साइकोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि वो कौन सी साइकोलॉजी होती है जो इंसान को इंसान से अलग कर देती है, और वो कौन सी साइकोलॉजी है जब ऐसी महामारी होती है, लोग परेशान होते हैं, तो ऐसे समय में भी लोग दवाइयों की कालाबाजारी कर लेते हैं, इंजेक्शंस की कालाबाजारी कर लेते हैं, भ्रष्टाचार कर लेते हैं। और वो कौन सी साइकोलॉजी है कि इतने मुसीबत के समय में भी, इतना सब सहने के बाद भी, दूसरी लहर आने के पहले हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि एक महामारी आई थी। ऐसी क्या साइकोलॉजी है कि एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सरकार हो, चाहे आम जनता हो, सबने कहीं ना कहीं लापरवाही की है, इसलिए हम आज इस स्थिति में हैं और बहुत परेशानी में हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि साइकोलॉजी का आपके अनुसार मायना क्या है, और ये कौन सी साइकोलॉजी है और इसको कैसे बदला जा सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बातचीत के लिए मुझे आमंत्रित किया। सबसे बड़ी जो मनुष्य की दिक्कत है कि हम इस प्लेनेट पे मनुष्य के रूप में पैदा जरूर होते हैं, पर मनुष्य की तरह जीवन नहीं जी पाते। मनुष्य के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो विशिष्ट होना चाहता है। जैसे इस जगत में, इस प्लेनेट पे, इस धरती पे हमारे साथ असंख्य जीव हैं। शेर है, हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है। पर वो जिस रूप में पैदा हुए हैं उसी रूप में अपना समूचा जीवन जीते हैं। जी। एक अकेले हम ही मनुष्य हैं कि सनातन काल से मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद भी हमारा जो जीवन है वो इतनी सारी चीजों से लिप्त रहता है कि मनुष्य होने और मनुष्यता के ऊपर ही हमारे आचरण से, हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से
खुद हमारे मन में भी और दूसरे लोगों के मन में भी, हमारे साथियों के मन में भी, हमारे समकालीन लोगों के मन में भी हमारी मनुष्यता को लेके सवाल खड़े हो जाते हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि मनुष्यों से मनुष्यता के बारे में बातचीत की जाए। जो सवाल आपने किया कि वो कौन सा बिंदु है जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है। हम जब अपना जीवन प्रारंभ करते हैं, थोड़ी समझ आने लगती है, तो हम चीजों को देखते हैं, हमारे परिवेश को देखते हैं, और उसी से हमको संस्कार मिलते हैं और उसी से हम हमारा दिमाग बनाते हैं। 3 चीजें होती है, एक होती है विशिष्टता, एक होती है अशिष्टता और एक होती है शिष्टता। तो शिष्टता जो है वो तो प्राकृतिक है, सहज है, स्वयं स्फूर्त है। विशिष्टता में थोड़ा लोभ लालच आ जाता है और अशिष्टता में तो मनमानी और एरोगेंस आ जाता है। ये जो स्वभाव के गुण हैं, एक ही मनुष्य, एक ही मस्तिष्क, एक ही जीवन, उसमें तीनों चीजें हमको एक साथ दिखाई देती है। व्यक्ति के स्तर पे भी, परिवार के स्तर पे भी, समाज के स्तर पे भी, देश के स्तर पर भी और दुनिया के स्तर पर भी। अभी जो हमारा रूप स्वरूप दिखाई दिया, एक ऐसी महामारी हमारी जिंदगी के अंदर आई कि जिसने हमको मनुष्य जीवन की वो चीजों से साक्षात्कार करवाया जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। हमारा खुद के साथ व्यवहार, हमारा परिजन के साथ व्यवहार, हमारा बाहर, घर से बाहर का व्यवहार, हमारा सरकार के साथ व्यवहार, सरकार का हमारे साथ व्यवहार, बाजार के साथ व्यवहार। और इस महामारी के कारण हमने उन सारी चीजों को, जिनको हम मनुष्य का सबसे अच्छा लक्षण मानते थे, उसका विभत्स स्वरूप भी दिखाया और उसका विराट स्वरूप भी दिखाया। अब देखिए, इस महामारी में डर कहां आया? हमारे मन में आया ना। हमको मनुष्य के रूप में हमारा शरीर मिला है और मन मिला है। तो इस महामारी में शरीर को तो कोई ज्यादा परेशानी हुई नहीं, उससे सिर्फ इतना कहा गया कि तुम अपनी गतिविधियों को सिकोड़ लो। जो सरलतम इलाज सोचा गया इस महामारी का, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक इन्फेक्शन है। और एक ऐसा इन्फेक्शन है जो एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के निकट संपर्क में आने से, आसपास आने से, भीड़ इकट्ठा होने से, ऐसी जगह जाने पे जहां बहुत सारे लोग मनुष्य खड़े हुए हैं या गए हैं, उनके स्पर्श से या उनके द्वारा स्पर्श की हुई किसी जगह को हाथ लगाने से या उसके संपर्क में आने से आप इस महामारी से ग्रस्त हो सकते हैं। और इस महामारी की जो सबसे विकट परिस्थिति आई है कि ये किसी को भी हो सकती है। हमने देखा पिछले दिनों कि जो लोग घर के अंदर भी बैठे हैं, बाहर भी नहीं निकले, उनको भी, जो बहुत बाहर घूम रहे हैं और जो लापरवाही के साथ जीवन बीता रहे हैं, उन तीनों में बिल्कुल ही विरोधाभासी चीजें हमको दिखाई देती। कोई एक रूपता दिखाई नहीं देती कि इसको होगी, इसको नहीं होगी। ये वो बिंदु है जिसने हमको अंदर से डरा दिया। किसको डराया? हमारे मन को डराया। और जब मन डरा, जब मन डर जाता है, भयग्रस्त हो जाता है, निराशा पे हो जाता है, तो किस बात का डर हमको लगा? देखिए, हमारा व्यवहार कितना बदला। हमारा इस महामारी में जिस तरीके का व्यवहार हम लोगों ने खुद ने देखा है, अपने साथ भी हमने कैसा व्यवहार किया, अपने परिजनों के साथ भी व्यवहार कैसा किया, इसके पहले कभी ऐसा व्यवहार हमारे जीवन में
हमारी याददाश्त में हमको देखने को नहीं आया। महामारी आई है, 100 साल पहले भी आई थी, पर 100 साल का अंतराल इतना होता है कि उसका कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है। 100 साल पहले की जो दुनिया है और आज की दुनिया है, उसमें गति का अंतर। तब इतनी गतिशील दुनिया नहीं थी, इतनी तेज दुनिया नहीं थी। आज की जो आधुनिक दुनिया हमारी बनी हुई है, उसमें तो गति ही जीवन है, गतिशीलता ही जीवन है। यदि आप चीजों को गतिशीलता के साथ नहीं करते हैं, तो आपको बहुत आउटडेटेड मनुष्य माना जाता है। जी। अब ये गतिशीलता ही इस महामारी का सबसे बड़ा कारक बन गई। चीन के वुहान प्रांत से शुरू हुआ ऐसा कहते हैं, और कुछ ही दिनों में, 1 महीने से भी कम में सारी दुनिया में फैल गया। 100 साल पहले जो महामारी आई थी वो इतनी तेजी से नहीं थी। तब बैलगाड़ी थी, तांगा था, मनुष्य अपनी शक्ति से ही जा सकता था। अभी तो आप घंटों में अमेरिका होते हैं, घंटों में चीन होते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में 24 घंटे में आ जा सकते हैं। तो हमसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि हमने महामारी की गति और हमारी गति, इन दोनों का आकलन करने में बहुत त्रुटि कर दी, लापरवाही कर दी। हम यदि उस गति को रोकते तो हमारी ये दुर्गति नहीं होती। जैसा शिष्टता, विशिष्टता और अशिष्टता के साथ होता है, वैसा ही गति, सद्गति और दुर्गति के साथ भी होता है। ये तीनों डायमेंशन है। तो मैं इसके द्वारा आपसे ये कहना चाहता हूं सब लोगों से कि सबसे बड़ा साक्षात्कार भय के साथ हुआ, क्योंकि मृत्यु हमारे लिए नई चीज नहीं है, क्योंकि सदियों से हम जन्म रहे हैं और सदियों से हम मृत्यु के साथ इस दुनिया से पलायन करते जा रहे हैं। पर व्यवहार क्यों बदला हमारा? जैसा आपने कहा कि दवाई को लेके कालाबाजारी की, बिस्तर को लेके हमने कालाबाजारी की, सिफारिश की, संबंधों को निभाने में हमने अमानवीय व्यवहार को जीकर बताया। ये सारे दृश्य ऐसे दृश्य हैं जो हमारे मनुष्य होने पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि आखिर हम मनुष्य होने का मतलब जानते भी हैं या मनुष्यता को मानते भी हैं। अब पिछले कुछ साल से, पिछली कुछ दशकों से जिस तेजी के साथ में हम विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचे, 2020 और 2021 में समूची दुनिया में मनुष्य की उस विकास प्रक्रिया के सामने या गतिशीलता के सामने ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि जिससे हम अभी भी जूझ रहे हैं और हमारे पास में कोई समाधानकारक उत्तर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, अमेरिका के लाखों अरबपति लोग न्यूयॉर्क छोड़ के चले गए, और हमारे देश हिंदुस्तान में हमने करोड़ों प्रवासी भाइयों को, जो अपने देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में रोजगार ढूंढने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए कहीं पहुंचे थे, वो असुरक्षा के भय से महानगरों को छोड़ के पैदल निकल पड़े। मतलब एक तरफ भय है कि मैं यहां कैसे जिंदा रहूंगा, और दूसरी तरफ इतनी ताकत है कि 2000 किलोमीटर पत्नी को, बच्चे को धूप में लेके चलने की ताकत भी मनुष्य के अंदर आ जाती है। तो एक ही मनुष्य के दो रूप हमको दिखाई दिए। तो एक तो भय में वो उसको गतिशील बनाता है, दूसरे में भय के कारण पलायन की दिशा के अंदर भी देने का काम करता है। तो ये जो विरोधाभास हमको मनुष्य के जीवन में देखने को मिला, और कोई भी चीज हमारे को सुरक्षा का भाव नहीं दे रही है, कोई भी सुरक्षा का भाव नहीं दे रही, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। अभी भी दुनिया में और हमारे मन के अंदर ये बहस चल रही है, ये प्रश्न चल रहा है कि ये बीमारी भी है या ये कोई केमिकल वॉर है। इस पे भी अभी स्पष्टता नहीं है।
ये डिबेट है। कई लोग कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, कई लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में सबको गुलाम बनाने का एक वो है। और हमारी आंखों से हम जो देख रहे हैं कि अच्छा भला मनुष्य एकाएक उसको सर्दी जुकाम होता है, थोड़ा बुखार आता है और फिर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही है उसको, और देखते देखते वो चला जाता है हमारे बीच में से। और हमारा सारा विज्ञान, हमारी सारी संपत्ति, हमारी सारी ताकत, हमारे सारे अस्पताल, हमारी सारी दवाई उसके सामने बोले सिद्ध हो जाते हैं। और वो अकेला ही नहीं जाता, वो अकेला ही नहीं जाता। 1 2 3 4 5 6, एक एक घर में 8-8 लोग। ये नया दृश्य है, ये नया दृश्य। इसके पहले कभी हमने किसी भी रोगग्रस्त मनुष्य को इस फजीयत में नहीं देखा। हमारी दादी, हमारी माँ, हमारी पत्नी, हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब हमको दिलासा देते थे, अरे ठीक हो जाएगा, ठीक है, अटैक ही आया है ना, कैंसर ही हुआ है ना, ऑपरेशन ही हुआ है ना, पैर ही टूटा है ना, गोली ही लगी है ना। हर चीज में डॉक्टर से लेके परिजन, समाज, खुद हम भी दिलासा देते हैं कि ठीक हो जाएगा। पर यहां अकेलेपन में, बीमारी का अकेलापन, मृत्यु का भय, ये सारी विभीषिकाएं हमारे मन पे कैसा प्रभाव डाल रही है, इसके ऐसे ऐसे दृश्य हमने देखे हैं कि हमको लगता है कि हम कहां फंस गए। लोभ लालच जी, इसी स्थिति ने शायद सारे विशेषणों को खत्म कर दिया। हो गया ना। देखिए, आप बहुत पैसे वाले हैं, हमको संपत्ति पे गर्व है ना कि मैं तो करोड़पति अरबपति हूं, फिर मुझे डर क्यों लगा, मैं न्यूयॉर्क छोड़ के क्यों चला गया। झोपड़पट्टी से रहने वाले से आलीशान महल में रहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति भी इससे ग्रस्त हो गए, हमारे कई सांसद हो गए, मंत्री हो गए, हमारी सारी चीजें पैरालाइज हो गई। हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम हिंदुस्तान की संसद को चला सकें, हमारी न्यायपालिका काम नहीं कर पा रही, हम स्कूल नहीं चला पा रहे, हम एक दूसरे से मिल नहीं रहे। घर के लोग, एक ही परिवार के लोग 4 कॉलोनियों में अलग अलग रहते हैं, तो साल भर से एक दूसरे से प्रत्यक्ष मिलने में भय कर रहे हैं। तो ये जो मन पे इस महामारी ने भय का जो प्रकोप किया है, उससे उबरना हमारी आज की बातचीत का एजेंडा है कि कैसे उबरे। सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, हम साल भर पहले भी लॉकडाउन में थे, उसके बाद लॉकडाउन से जब हम निकले तो धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हुई, हमने वो बड़ा बुरा समय देखा। और मैं समझती हूँ कि जिंदगी में पहली बार ही ऐसा कोई वाकया हमारी जनरेशन में, आपकी जनरेशन ने देखा जो इतना भयभीत करने वाला था कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन उसके तुरंत बाद जब चीजें ओपन होना शुरू हुई, जैसा मैंने आपसे कहा कि फिर हम लापरवाह हुए, फिर सरकारें भी लापरवाह हुई, फिर सब लापरवाह हुए और हम फिर एक बहुत बुरी स्थिति में आ गए। तो सवाल ये है कि क्या 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, क्या हम फिर से लापरवाही की तरफ लौट जाएंगे? क्या लापरवाही को हम हमारा चरित्र बना रहे हैं और ये लापरवाही आने वाले समय में हमारा चरित्र न रहे, इसका क्या करना होगा? इससे कैसे हम निकलेंगे? देखिए, लापरवाह शब्द इस्तेमाल करें या बेपरवाह शब्द इस्तेमाल करें, कोरोना काल से पहले हम इन चीजों को अपने जीवन का अंग ही नहीं मानते थे। चाहे जहां खा लेना, चाहे जहां चले जाना, चाहे जैसे भी लेना, हाइजीन की परवाह न करना, ये कभी हमारे जेहन में, भारतीय समाज के अंदर एक बहुत छोटा सा तबका है जो इन सब बातों की फिक्र करता है ना। दुनिया के बहुत सारे देश,
जिनको विकसित देश भी कहा जाता है, ऐसी सभ्यताएं भी हैं जहां इन चीजों को हमारे जीवन के एजेंडे में है ही नहीं। और दिनों दिन इस पे जब कोई बहस खड़ी करता था या कहता था कि ये होना चाहिए, जैसे मेडिकल के शिक्षण में एक विषय है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, है ना, तो उसको कोई ध्यान ही नहीं देता, पर इसने ये सवाल खड़ा किया हमारे सामने कि देखिए, ये जो छूत की बीमारी है, छूत की बीमारियां और भी आई है हमारी जिंदगी में। मनुष्य के मानव इतिहास में कुष्ठ रोग से लेके, एड्स से लेके और बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां, सर्दी जुकाम भी एक दूसरे को छूत की तरह लग जाता है। सवाल बीमारी का है ही नहीं, बीमारी सवाल उस मानसिकता का है। बीमारी के दौरान तो हमको लग रहा है कि बदल रहा है, अब चूंकि हमने बहुत भुगत लिया है, बहुत परेशान हो गए। सवाल ये है कि ये मानसिकता जो बार बार बदलती है, एक जैसा क्यों नहीं रहती? हमारे लोगों का चरित्र एक जैसा क्यों नहीं रहता? और इस चरित्र को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मानसिकता और चरित्र आसमान में से नहीं टपकता है, वो हमारे जीवन में से ही इवॉल्व होता है जी, है ना, इवॉल्व होता है। हम हमारे इर्द गिर्द देख रहे हैं कि हम छोटी छोटी चीजों में किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ में व्यवहार करते हैं, उसी से एक हमारी मानसिकता बनती है। व्यक्तिगत मानसिकता ही बनती है, सामूहिक मानसिकता भी बनती है ना। तो इस मानसिकता की जो प्रोग्रेस होती है, उसमें हम सबको ढकेल के आगे बढ़ने की मानसिकता में इस कालखंड में बहुत तेजी से भागने लगे थे। हम चीजों को देख ही नहीं रहा। देखिए, पिछले 20-25 सालों का जो घटनाक्रम है, सारी दुनिया का जो घटनाक्रम है, उसमें हम किस चीज के बावले हुए? हम हर चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं और स्पीड से देखना चाहते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अकेले आगे बढ़ रहे हैं, हम सबको साथ लेके आगे नहीं बढ़ रहे। यही वो बिंदु है, वह यही विशिष्टता की चाह है जिसने हम सबको यहाँ ला के खड़ा कर दिया। हमने कभी सोचा ही नहीं इन सारे सवालों के ऊपर। अभी जैसा हमने दो चीजें बनी है हमारी, मनुष्य के दो क्रिएशन है, एक है राज्य, दूसरा है बाजार, है ना। राज्य बहुत सोच समझ के, बहुत विचार के साथ में, लोक कल्याण की भावना से संवैधानिक रूप से बनाई हुई एक निकाय है या एक बॉडी है जो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकती, है ना। और बाजार क्या है? बाजार का जो स्वरूप हम लोगों ने खड़ा किया है ना, जो आपने कहा कि दवाई इतनी महंगी हो गई, हॉस्पिटल का इतना सारे, ये जो सारे दृश्य हमने देखे, है ना, कि जैसे पिछले दिनों में हो रहा है ना, कि जैसे हवाई जहाज में त्योहार के दिनों में सीट का दाम बढ़ जाएगा जब रश आवर है, उसको आपने बिजनेस कहा ना। रेल का टिकट भी सामान्य, सीट खाली है तो सस्ता हो जाएगा, और सीट पे की डिमांड ज्यादा है तो महंगा हो जाएगा। इसको सामान्य सिद्धांत के रूप में हमने बाजार के दबाव में आके समाज ने स्वीकार किया ना, और इसकी बहस नहीं चलाई। ये नहीं कहा कि हम सब समानता के साथ में आप अलग अलग रेट कैसे लेंगे। आपने हमको सिखाना चालू किया, हमारे दिमाग में डाला, और हम सीख गए कि भाई जिस चीज की कमी है उसका दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो ऑक्सीजन के साथ हो गया, वो दवाई के साथ हो गया, वो वेंटिलेटर के साथ हो गया, और आपके पास कोई जवाब नहीं है समाधान कारक। तो मानसिकता तो वही उसी चीज से बनी नहीं कि जिस चीज का अभाव हो उसका दाम चाहे जितना ले लो। तो इस सिद्धांत को उलटना पड़ेगा। ये बहुत बुनियादी प्रश्न हमको सिखाया है इस एपिडेमिक ने, कि हम दुनिया को बाजार बना दिए, वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। और यदि दुनिया बाजार बन गई और बाजार की लूट से ही दुनिया चलेगी,
तो फिर मनुष्यता का क्या होगा? अभी हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि 90 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं हमारे, है ना? और उनको हम 5 किलो अनाज और 10 किलो कुछ खाने को दे देते हैं मुफ्त में। तो हमारे जेहन में क्या आता है कि इनको मुफ्त में क्यों दिया जाना चाहिए? ये सवाल हमारे जेहन में क्यों नहीं आता कि जो लोग इस सारी सभ्यता को अपने हाथ में टेक ओवर कर लिए और लूट रहे हैं या शोषण कर रहे हैं, और उन्होंने मनमानी की दुनिया खड़ी कर दी, मनमानी का बाजार खड़ा कर दिया, उनके लिए हमारे जेहन में ये सवाल क्यों नहीं आती? ये जो विशिष्ट ताकतवर वर्ग बना है, जो दिमाग बना है कि जो लूट को, शोषण को और इस अभिजात्य सभ्यता के साथ खड़ा होता है और मनुष्य के भेद को जायज मानता है, तो फिर ऐसी चीजें होंगी, उससे परेशान क्यों होते हैं? जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारा तो ठीक है, हमको तनख्वाह मिल रही है, हमारे पास पैसा है, हम खा रहे हैं, है ना? पर हमारे मन में दर्द है कि कोरोना काल में जो गरीब लोग हैं उनका क्या होगा? ये बहस का बिंदु हमारे सामने आता है ना कि गरीबों का क्या होगा? तो कोरोना काल के पहले क्या दुनिया के अंदर गरीब नहीं थे? तब आपके जेहन में ये सवाल क्यों नहीं आया कि गरीब और अमीर ये पूंजीवादी सभ्यता की शब्दावली है? मनुष्यवादी सभ्यता की ये है कि मनुष्य मनुष्य बराबर है और मनुष्य के साथ में मनुष्य सरी का व्यवहार होना चाहिए। मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य की पारिवारिकता, ये सारी चीजें हमारे जीवन में आनी चाहिए। पर ये चीजें क्यों नहीं हमारे परिवार में, समाज में, हमारी राजनीति में, हमारी सभ्यता में, हमारे समाज कार्य के अंदर क्यों नहीं आई? हमने इतने भेदों को क्यों गले लगाया? कोरोना से ज्यादा हम भेदों को पसंद करते हैं। कोरोना आया है, कोरोना चला जाएगा, पर ऐसे नहीं जाएगा। उसने बहुत बुनियादी सवाल खड़े किए कि आखिर हमने कैसी दुनिया बनाई है। अब आप अभी ये वैश्विक बीमारी है, पूरी दुनिया के अंदर फैली है और उसके वैश्विक कारण हैं, उसके आर्थिक कारण हैं, उसके सामाजिक कारण हैं, उसके राजनीतिक कारण हैं, उसके मनोवैज्ञानिक कारण हैं। पर इन सब पे चर्चा न करके हम जो ग्रस्त हो गए हैं उनको दोष देने लगते हैं कि इनके कारण हम बीमार हो गए। अभी कल ही एक किस्सा पढ़ने में आया। एक बहू ने ये कहा कि मेरी सास को कोरोना हो गया, तो उसने कहा मेरे को हुआ तो तेरे को भी हुआ, गले लगा लिया। अब ये जो साइकोलॉजी है, ये जो रिवेंज की साइकोलॉजी है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये जो स्थिति हुई ना, हमने शुरुआत में क्या किया? और हम इस बीमारी को बीमारी समझने के बजाय इस एक्ट के कारण कानून और व्यवस्था का प्रश्न बना दिए। मास्क को लेके हमारी समझ क्या है? वही समझिए कि पुलिस वाला खड़ा है तो हेलमेट लगा लो, और पुलिस नहीं है तो बिना हेलमेट के निकल जाइए। तो पुलिस के लिए मास्क है, पुलिस के लिए हेलमेट है, या हमारी सुरक्षा के लिए? कितना सरल उपाय है। आपको 3 चीजें करनी है, और इतनी सरल चीज भी हमको आज के दिन समझ में नहीं आ रहा। पहली चीज ये है कि ये बीमारी मनुष्य से मनुष्य को होती है। मनुष्य कोई भी हो, ये बीमारी उसमें भेद नहीं करती। मनुष्य का कोई भी विशेषण काम नहीं आया। कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, पैसे वाले हैं, बिना पैसे वाले हैं, औरत है, आदमी है, पति है, पत्नी है, कोई विशिष्ट आपको रियायत ये बीमारी नहीं देती, किसी को भी हो सकती है। मनुष्य से दूरी बना के रखना है। दूरी किस लिए बना के रखना है? कि इन्फेक्शन ना हो सके, इस बात की दूरी बना के रखना है। पर हमने कौन सी दूरी बनाई? हमने कौन सी दूरी बनाई? मनुष्यता की दूरी बना ली कि इसको हो गया। हमने शुरू में क्या किया? घरों के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए। पहला लेसन क्या हुआ, पहली लर्निंग क्या हुई कि बहुत भयावह चीज है। और घर परिवार के भय का तो छोड़िए, राज्य इतना भयग्रस्त नहीं हुआ दुनिया में जितना इस समय दिखाई देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों को जमानत दे दो। ये दुनिया में पहली बार हुआ है। तो एक कबीर ने जो उलटवासी की बात कही थी ना, वो उलटवासी हो गई कि हमने कोई गुनाह नहीं किया तो हम लॉकडाउन में घर में बंद हैं, और जो अपराधी घोषित होकर सजा याफ्ता थे, राज्य ने इनकार कर दिया कि जेल को खोल दीजिए। अब ये तो कोई तार्किक चीज नहीं है, पर ये हमारी असफलता है, और असफलता हम सबकी सामूहिक असफलता है। इस असफलता के लिए हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते, न राज्य पे उठा सकते, न समाज पे उठा सकते, न परिवार पे उठा सकते, न धन दौलत पे उठा सकते, न सिस्टम पे उठा सकते। उंगली नहीं उठाना है, सोचना है, क्योंकि आ तो गई और फेल कैसे रही है? फेल रही है मनुष्य के एक दूसरे के संपर्क से। तो क्या ऐसा हो सकता है दुनिया में कि मनुष्य और मनुष्य का संपर्क ही नहीं हो? अरे घर में तो रहेगा, घर के बाहर तो निकलेगा, बस में तो बैठेगा, हवाई जहाज में तो जाएगा, स्कूल में तो जाएगा, कोर्ट में तो जाएगा, दवाखाने तो जाएगा। मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, मैं उनका इलाज कराने के लिए अस्पताल ले गया, तो पिताजी तो भर्ती हो गए, पर मैं इन्फेक्टेड हो गया। अब ये जो दृश्य है, ये जो भयग्रस्त स्थिति है, आप डॉक्टर आपको देखने से इनकार कर रहा है। कोरोना काल में आप डेंटिस्ट के पास जाइए तो वो कहेगा कि पहले जांच करा के लाइए। तो ये जो बुनियादी परेशानियां आई है, जिनके ऊपर हमको चर्चा करके समाधान ढूंढना है। मेरा एक ही कहना है इसके ऊपर कि जैसे ये बीमारी फैल गई, इतनी आसानी से जाएगी नहीं। जैसा आपने कहा कि पहली लहर आई, फिर खुल गई, हमारा जीवन सामान्य हो गया। सामान्य नहीं हुआ, हमने उससे सबक नहीं सीखा। हमने सबक नहीं सीखा, हमने उसकी ग्रेविटी को नहीं समझा। जिन लोगों को हुआ, मुख्यमंत्री को भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, दूसरे प्रदेशों में भी हुआ, है ना, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स को हुआ, आरएसएस प्रमुख कुंभ का स्नान, गंगा का स्नान किया और दूसरे दिन पॉजिटिव हो गए। तो हाईएस्ट कैडर के आदमी से लेके लेबर तक सब इसकी ग्रेविटी को समझने में असफल रहे। किसी एक के ऊपर हम उंगली नहीं उठाएंगे। तो कहां फेल हुए? हम मनुष्य के रूप में फेल हुए। हमको ये गरूर हो गया कि हम तो ताकतवर हैं, हमको ये डिसीज कुछ नहीं करेगी। पर ऐसी अंधी बीमारी कि उसका स्वरूप क्या है, उसका निदान क्या है, वो ठीक कैसे होगी, कहीं भी कोई स्पष्ट गाइडलाइन हमारे पास में नहीं है। जो वैक्सीनेशन का भी अभी सवाल आया, इसके ऊपर भी हम भयभीत हैं, डरे हुए हैं, ट्रायल और एरर से जी रहे। और ये मनुष्य का ही मादा है, मनुष्य का ही पुरुषार्थ है कि वो इतनी भयावह स्थिति में भी निढाल होके या निराश होके बैठा नहीं है, नया रास्ता खोज रहा है। मैंने जो कहा कि विशेषण से नहीं, मनुष्यता से आएगी। तो पहला, इस बीमारी का पहला लक्षण, पहला निदान ये है कि अब कोरोना काल से हम पूर्णतः सरल और स्वस्थ और सहज मनुष्य के रूप में अपने आप को और अपने जीवन को देखें। जरा भी विशिष्टता यदि हमने अपने लिए चाहिए, है ना, हम लापरवाही करते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं, हम रैली निकालते हैं, हम धार्मिक जुलूस निकालते हैं, फिर हम कोरोना ग्रस्त हो जाते हैं और फिर फेसबुक पे पोस्ट डाल देते हैं कि मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, ये 15 दिन में जो भी मेरे संपर्क में आए वो भी जाके अपनी जांच करा ले। वाह वाह, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप लीडर हैं, आप सर्वे सर्वा हैं, आप मुखिया हैं, आप गाइड कर रहे हैं, समाज को आगेवान बन काम कर रहे हैं, और आप ही बीमारी को फैलाने के बाद हमसे कह रहे हैं कि तुम घर के अंदर आइसोलेशन में बैठ जाओ, अपनी जांच करा लेना। ये जो सारी चीजें, ये जो एरोगेंस है, इसके कारण हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो कंट्रोल किसको करना है? मन को कंट्रोल करना है। जो आपने साइकोलॉजी का सवाल पूछा, मनुष्य की साइकोलॉजी क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा झगड़ा मनुष्य से ही होता है, खुद से ही होता है।
हम दिन भर में सुबह से शाम तक जो भी सोचते हैं अपने आप से ही लड़ते रहते हैं। और हमारी सबसे बड़ी आदत यह है कि हम 100 बात सोचते हैं, 99 बात को रिजेक्ट कर देते हैं अपनी ही, तो दूसरे की क्या सुनेंगे। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। सुबह हमने जो संकल्प लिया, शाम तक आते आते हम सब पे फिसल जाते हैं। फिर हमारी चाहना क्या है, अभी घर के अंदर रहना। देखो, घर तो सबसे सुकून वाली जगह है ना। भागा दौड़ी की जिंदगी में कोरोना काल से पहले हम ये शिकायत करते रहते थे कि इतने बिजी हैं, दम मारने की फुर्सत नहीं है, घर जाने का समय नहीं मिल रहा, देखिए ऑफिस में ही खाना खाना पड़ रहा है, दुकान पे ही खाना खाना पड़ रहा है, ये कहते थे ना। तो अब तो आपकी लॉटरी खुल गई, आपको ऑफिस भी नहीं जाना है, आपको दुकान पे भी नहीं जाना है, तो भी आप परेशान हैं। अब क्या याद आ रहा है? अब हमको ये याद आ रहा है, हमारा दिमाग इस तरीके से काम कर रहा है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? आप किसको काम मानते हैं? पैसा कमाने को, दुकान चलाने को, भागा दौड़ी करने को ही काम मानते हैं, बाकी को जीवन नहीं मानते। भाई, इस मुल्क में, इस दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं जिनके पास तो घर ही नहीं है। हमारे झाबुआ के, बस्तर के, खरगोन के मेहनत करने हमारे शहर को बनाने के लिए आते हैं, फ्लाईओवर बनाने आते हैं, मकान बनाने आते हैं। ये तो झाड़ के नीचे पड़े रहते हैं, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ साइट के ऊपर पड़े रहते हैं। हम तो घर के अंदर बैठे ना, फिर भी डर रहे हैं। तो डर को कैसे निकालें, ये दूसरा सवाल है। डर कहां लग रहा है? मन में लग रहा है। मन में डर क्यों लग रहा है? मृत्यु कोई पहली बार आई है क्या? जब से मनुष्य जन्मा है तब से हर सांस के साथ में ये बात कर रहा हूं, तो भी कोई मर गया और कोई पैदा हो गया, जीवन भी आ रहा है। जीवन है तो मृत्यु है, सबको पता है कि अगर जन्म लिया है तो मृत्यु होना ही है। तो हमारी सारी संकल्पनाओं को ध्वस्त करने का काम कोरोना की इस महामारी में हमारे सामने आया। टास्क तो क्या है? इवॉल्व होगी, रेडीमेड फार्मूला कुछ नहीं है, प्री हिस्ट्री भी इसकी कुछ नहीं है, बना बनाया सॉल्यूशन भी कुछ नहीं है। नया जीवन कैसा होगा, कैसे करेंगे, स्कूल कैसे चलाएंगे, घर कैसे चलाएंगे, कमाई, कुछ लोग तो ऑनलाइन काम कर लेंगे। सारी चीजें तो ऑनलाइन हो नहीं सकती पूरी दुनिया के अंदर। फिर हमारी जो हमको जो अच्छा बुरा लगता है, हमारी सबसे बड़ी जो आदत है कि हमको दिन भर अच्छा बुरा लगता रहता है। कुर्सी पे बैठे बोर हो गए, घर में बैठे बोर हो गए, दाल रोटी खा के बोर हो गए, है ना। एक ये डायलॉग। दूसरा फिर है कि रिलेटिवली सोचते हैं हम, सापेक्षता के आधार पे सोचते हैं, सरल तरीके से नहीं सोचते, कंपेयर करते हैं। और फिर चीजों को ग्लोरीफाई भी करते हैं और हॉरर भी पैदा करते हैं, ये जो मन की स्थिति है, इसको शांत करना। महर्षि अरविंद याद आए मुझे, क्रांतिकारी, आजादी के आंदोलन के विचारक, युग दृष्टा, नया दर्शन देने वाले। उन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल स्वेच्छा से साधना में एक कोठी के अंदर बिताए, तभी उनको हम महर्षि कहते हैं। वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं। तो ये सब साइकोलॉजिकल है, और साइकोलॉजिकल अदृश्य है। बैरियर कहां है? बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे? पुलिस क्या धौंस दे रही है हमको कि आप सड़क पे गए तो पकड़ के आपको अस्थाई जेल में डाल दें। स्थायी जेल में जो बंद है उसको रखने की आपकी सुरक्षा की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन फेल। हम भी डरे हुए, वो भी डरे हुए, वो भी भाग रहे। भाई, तुम पुलिस भी तो मनुष्य है, कलेक्टर भी तो मनुष्य है जो ड्यूटी में लगा हुआ है। और तो और आया भाई, जो पेशेंट को अटेंड कर रही है, कोरोना के मरीज की सेवा करने वाला भी मनुष्य है।
उसको भय नहीं है, हमको भय है, पेशेंट को भय है। तो इसको एक दृष्टि से जब हम देखेंगे, इसको एक दृष्टि से हम देखेंगे कि ये जो मन का जो भय है हमारा, ये जो भय है ये स्वनिर्मित है, ये प्रेसिपिटेट हो गया। ये जो असुरक्षा का भाव है इसको ब्रेक करना जरूरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो सारा मैंने कई जगह आपको शेयर करा दी, कोरोना की तरह जैसे कोने कोने के अंदर कोरोना दुनिया में फैल गया, ऐसे इस वार्ता में भी मैं कोई एक लाइन पे नहीं चला हूं। मैं बहुत सारे डायमेंशन को छोटा 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 करके इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि देखिए हमारे पास में एक शरीर है और एक मन है, दो ही चीज हमारे पास। और गुफा से हम चले थे प्रागैतिहासिक काल में, जब हम जन्मे थे, वहां से लेके आज तक की जो दुनिया है आधुनिकतम, वो हमारा क्रिएशन है, सारे मनुष्यों का क्रिएशन है। अकेले किसी व्यक्ति का क्रिएशन नहीं है, समूची मनुष्यता का क्रिएशन है। भले हमको पसंद आए चाहे नहीं पसंद आए, अच्छी लगे बुरी लगे, इसके खिलाफ क्रांति करें या इसको माने, दादागिरी करें, गुंडागिर्दी करें, संत बन जाएं, दार्शनिक बात करें, बहुत ग्लैमर करें, सारी चीजें करें, सब है इसके अंदर। ये समुद्र की माफिक है। जैसे समुद्र का पानी खारा है तो खारा ही है, वो न कम खारा हो सकता है न ज्यादा खारा हो सकता है। वैसे ये जो समूची मनुष्यता का लोक सागर है, इसमें भय भी रहेगा, इसमें आनंद भी रहेगा, इसमें अपराध भी रहेंगे, इसमें अध्यात्म भी रहेगा, इसमें शांति भी रहेगी, इसमें तेजस्विता भी रहेगी, इसमें लोभ लालच भी रहेगी। सबका समन्वय ही संसार है। ये हमको मानना चाहिए, ये हमको मानना चाहिए और इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि इस बीमारी से जो नई सभ्यता और नई जीवन शैली को विकसित करने का दायित्व कोरोना की महामारी ने हम पूरी मनुष्यता के सामने केस के रूप में रखा है, अब इसको हम एडमिट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं कि फिर से लापरवाह हो जाते हैं। जैसे पहली लहर में हम लापरवाह हो गए तो दूसरी लहर और भयावह आ गई। दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और हमारे कार्यक्रम बनने लग गए हैं कि अब ये जून में खत्म हो जाएगी तो अपन पार्टी करने चलेंगे, अपन वहां घूमने चलेंगे, अपन आलीशान शादी करेंगे, अपन 56 दुकान पे जाके चाट खाएंगे। अरे इन सब का टोटल रिजल्ट तो सेकंड लहर को लाया। ये छोटे छोटे प्रश्न है जो हमारे जहन में आना चाहिए और जिन पे सब ने सोचना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं इस बात को सम अप करते हुए कि देखिए हमने रेडीमेड वर्ल्ड तो बना लिया। आज का मनुष्य जो है कर्मशील मनुष्य नहीं है, मेहनती मनुष्य नहीं है। अधिकांश संपन्न लोग मन से और शरीर से विपन्न है और बहुसंख्यक विपन्न लोग मन से और शरीर से ताकतवर है कि बिना संसाधन के, बिना रोजी रोटी के, बिना घर के, बिना संपत्ति के करोड़ों अरबों की संख्या में वो हमारे लिए काम करते हैं। तो जो भाव इस कालखंड में हमारे मन में हमारे लिए है, वही भाव हमेशा के कालखंड में समूची मनुष्यता के लिए होना चाहिए। वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे अंतिम संस्कार पे से मैं खत्म करता हूं। क्या दृश्य देखे हमने पिछले दिनों इंदौर शहर में। घर में एक अकेली लड़की है, 2 लोगों की डेथ हो गई। न अड़ोसी आ रहा है, न पड़ोसी आ रहा है, न भाई आ रहा है, न रिश्तेदार आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है ना। पर वो प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार करने वाला भी मनुष्य है। उसमें ये शक्ति है कि वो किट पहन के आपके पिता या माता या भाई या पत्नी का संस्कार करने का साहस करता है। और हम जो सुसंस्कृत, सभ्य, आर्थिक रूप से बहुत ताकतवर, राजनीतिक रूप से ताकतवर, हम लोगों को भय लगता है कि हम हमारे ही अंश को एक गरिमामय विदाई देने में भी असमर्थ हो गए। ये सबसे बड़ी विभीषिका के दर्शन
इस कोरोना काल में हुआ। जी सर। निराश होने की बात नहीं है, हारने की बात नहीं है, जीतने की बात नहीं है, जिंदा रहने की बात है। मेरा दर्शन ये है कि आखिरी सांस तक जिंदा रहना चाहिए, आखिरी सांस तक कोशिश करना चाहिए। हम कल रहेंगे या न रहेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन रहेगा, जीवन की मर्यादा रहेगी, जीवन की तेजस्विता रहेगी। और उजला पक्ष ये है कि मृत्यु तो हो रही है पर जन्म नहीं रुका है। मृत्यु को हम बहुत रोते हैं। कोरोना काल में जन्म की दर में कोई कमी नहीं आई है। करोड़ों बच्चे 2 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं। शायद उनके जीवन की शुरुआत ही मास्क से होगी। वो मास्क को सामान्य चीज मानेंगे, लोगों से न मिलने को सामान्य चीज मानेंगे। 2 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, स्कूल की क्या संकल्पना है ये नहीं माने। यदि ये लंबा चला तो एक नई सभ्यता वैसी भी उदय हो सकती है, जैसे आईटी के कारण एक सभ्यता का उदय हुआ है इस समय। कि हमारे अक्षर ही नहीं है। अच्छे अच्छे हिंदी के लेखक, अंग्रेजी के लेखक, विद्वान लोग, उनको बोले कि मैंने कलम से लिखा ही नहीं, मैं तो इसी पे टाइप कर लेता हूं, है ना। तो एक साथ बहुत सारी सभ्यताओं का भी जन्म हो रहा है, एक साथ बहुत सारे नए प्रश्न भी हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। और मनुष्य अकेला नहीं है, उसका दिमाग अकेला नहीं है। मनुष्य को निरंतर हर चुनौती का रास्ता निकालने की कोशिश करना चाहिए। मैं जिंदगी को जीने में यकीन करता हूं, जीतने में यकीन नहीं करता हूं। सरलता और सहजता जो प्रकृति का अभिन्न अंग है, वही बिंदु है, वही बिंदु है जो हमको सनातन काल से जीवन के प्रवाह का आनंद लेने दे रहा है। तो मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए ये कहना चाहता हूं कि ये जो विराट स्वरूप हमको दिखाई दिया और हमने अपने अंतर मन में झांकने की कोशिश की, तो इस अंतर मन में से हमको एक नई दुनिया निकालनी पड़ेगी, एक नई जीवन पद्धति निकालनी पड़ेगी कि हमारा जीवन, हमारा रहन सहन, हमारा बोलचाल, हमारी चाहनाएं, हमारे लोभ लालच, ये जो सारी चीजें हैं और हमारी विशेषता का भाव, इन सब पे हम नियंत्रण कैसे करें। ये एक नियंत्रित जीवन होगा। आने वाली सभ्यता अनियंत्रित नहीं होगी, क्योंकि अनियंत्रित जीवन से ये विनाश की जो लीला हम लोगों ने साक्षात्कार की है, इससे एक नई सभ्यता का जन्म होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं बिल्कुल अलग ही तरीके से सारी चीजों को जरा जरा सा छू के आगे बढ़ता गया। पता नहीं मैं न्याय कर पाया नहीं कर पाया, पर मेरा ये मानना है कि जो स्वतंत्र चिंतन होता है, जो सोच होता है, उसकी आदत मनुष्यता को फिर से डालनी पड़ेगी। जब तक नया और स्वतंत्र चिंतन नहीं करेंगे, एक ही रंग में रंगे हुए, एक ही सरीका सोच रहे हैं, मैकेनिकल तरीके से रोबोट की तरह जीवन जी रहे हैं, सोच ही नहीं रहे हैं, कोई हमारे पास ज्यादा विस्तार नहीं है दिमाग का। ये तो अनंत है ना, विचार कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये जो सारे सवाल हमारे सामने आके खड़े हुए हैं, वही हमको आगे बढ़ने का रास्ता देंगे और हम एक स्वस्थ निर्भय जीवन जी पाएंगे। ऐसी आशा के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल त्रिवेदी जी। सर, आपने जिस तरह से इस विषय को आज समझाया है, उसको यदि हम अभी भी नहीं समझ पाए तो बड़ा मुश्किल समय होगा। यदि आज से 1.5 साल पहले की कोई बात होती और किसी धर्म में जहाँ पे लोगों को अंतिम संस्कार में जलाया जाता है, उसके किसी व्यक्ति को बाय चांस किसी ने ले जाके दफना दिया होता तो शायद झगड़े हो जाते। ऐसे ही उल्टा होता कि जिस धर्म में अंतिम संस्कार में लोगों को दफनाया जाता है, उसमें से अगर किसी ने उसको उठा के जला दिया जाता तो हम लड़ पड़ते थे आपस में, धर्म के नाम पर, संस्कार के नाम पर, अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों के नाम पर। और अभी हम क्या देखते हैं
कि जिनके परिवार का वो सदस्य है वो ही कई लोगों को पता नहीं, 2 दिन पहले उसका अंतिम संस्कार हो गया, 3 दिन पहले अंतिम संस्कार हो गया। कई लोग अपने परिवार वालों को कोरोना के डर से लेने ही नहीं आए। ये स्थितियां हुई कि उन्हें कहीं ले जाके दफनाना पड़ा, कहीं ले जाके गंगा में बहाना पड़ा, नदियों में बहाना पड़ा। इस बुरी स्थिति को देखने के बाद भी यदि इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि मरने के बाद क्या होगा पता नहीं है, कल क्या होगा, कल सुबह होगा पता नहीं है। आज तो आपस में प्रेम से, सौहार्द से, सरलता से रहें, मिलें, बैठें, खाएं, पिएं और जिएं। घर होते हैं, घर के बाहर नेम प्लेट होती है, नेम प्लेट पे आपके ओहदे लिखे होते हैं, लेकिन उन घरों के अंदर यदि इंसान नहीं मिले तो उस नेम प्लेट का कोई मतलब नहीं है, उस ओहदे का भी कोई मतलब नहीं है। तो ओहदों से बाहर निकलें, विशेषणों से बाहर निकलें, मैं ये, मैं वो, मेरी बिल्डिंग, मेरी गाड़ी, मेरा सम्मान, मैं से बाहर निकलें, हम बन जाएं, मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो, I belongs to you and you belongs to me। हर मानव एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है और मानव को मानव की जरूरत है, मानवता की जरूरत है, विशेषणों की जरूरत नहीं है। तो विशेषणों के माया जाल से बाहर निकलिए, सरल हो जाइए, आसान हो जाइए और आप देखेंगे कि जिंदगी बहुत शांति से, बहुत खुशी से बिता पाएंगे। अब भी नहीं जागे तो फिर कोई मौका और भी बुरा होगा, क्योंकि जानिए, समझिए कि प्रकृति का अपना तरीका है। और आखिरी में बस यही दोहराऊंगी कि विशेषण से नहीं, मानवता से ही जीतेंगे, मानव बने रहिए। इसी आखिरी बात के साथ अगली ऐसी किसी मुलाकात पे आपसे फिर बात होगी। बात करना जरूरी है, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तलक जाती है और बात निकलती है तो बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और किसी मुद्दे पर आप बात करना चाहें तो हमें लिखिएगा जरूर। आपके विचार और आपके सवालों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए, जब तक कि हमारी अगली मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। जय भारत, धन्यवाद।